नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। यहां मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। देखिए ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, सही है। फॉन्ट साइज की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपके 2 बार बोलूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इन सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय। वोल्टेज वैल्यू बेटा दे रखी है आपको, सर्किट नहीं है, सर्किट में जो वैल्यूज हैं, वोल्टेज वैल्यू दे रखी है 10 + J5 वोल्ट और करंट की वैल्यू दे रखी है 6 + J4 एम्पियर। सर्किट इज, अब ये सर्किट क्या होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है CKT, वैसे CIRCUIT। सर्किट इज, ए है बेटा आपका इंडक्टिव, बी है आपका कैपेसिटिव, सी है आपका रेजिस्टेंस लिखा है या फिर रेजिस्टिव, ठीक है। तो देखिए यहां सवाल में आपको क्या वैल्यू दे रखी है, रिपीट कर देना अगर दिक्कत आ रही है। इन सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, ए है बेटा V = 10 + J5 वोल्ट एंड I = J + 6 + J4 एम्पियर। सर्किट इज, ए है आपका इंडक्टिव, बी है कैपेसिटिव, सी है आपका रेजिस्टिव। यहां देखिए यहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 10 + J5 वोल्ट, सही है। करंट की वैल्यू दे रखी है 6 + J4 एम्पियर, ठीक है। यहां पे ये वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है, सही है। अब सर्किट की बात हो रही है तो देखिए अगर मैं इंपेडेंस की बात करूं तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल V/I, सही है। तो देखिए इंपेडेंस आपका क्या होगा बेटा, इंपेडेंस Z = V/I, सही है। यहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू है आपकी 10 + J5, सही है। और करंट क्या है 6 + J4। तो ये हो गया आपका 10 + J5 और करंट आपका क्या हो गया 6 + J4, ठीक है। तो अगर बेटा इसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, ये जो आपका सॉल्व होकर आएगा 10 + J5 / 6 + J4 = 2। ये जो बेटा आपका सॉल्व होकर आएगा 1.538 माइनस का 0.192 J, सही है। 1.538 माइनस का 0.192 J, ठीक है। ये बेटा सॉल्व होकर आएगा। अब यहां से आपको पता चलेगा कि सर्किट बेटा आपका इंडक्टिव है, सर्किट आपका कैपेसिटिव है या फिर सर्किट आपका रेजिस्टिव है। तो देखिए इंपेडेंस आपका क्या है, इंपेडेंस क्या होता है, इंपेडेंस होता है आपका सिंपल, अगर मैं कैपेसिटिव की बात करूं तो वो आपका क्या होता है R - jXc, सही है। तो यहां देखिए, सही है। तो यहां पे सर्किट आपका क्या होगा, यहां पे सर्किट आपका होगा कैपेसिटिव, सर्किट इज कैपेसिटिव, ठीक है। तो सर्किट आपका होगा बेटा कैपेसिटिव, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अच्छा ये सर्किट रजिस्टिव क्यों नहीं होगा, देखो रजिस्टिव की कहानी क्या होती है कि रजिस्टिव की कहानी में वोल्टेज और करंट आपके तो सेम फेज में होते हैं। देखो बेसिक प्रिंसिपल है आपके, अगर मैं वोल्टेज करंट की बात करता हूं, सही है, कि ये माना आपका हो गया वोल्टेज, सही है, सेम फेज में हो गई आपकी करंट। तो अगर वोल्टेज और करंट बेटा अगर आपके सेम फेज में है तो सर्किट आपका कैसा होता है, रजिस्टिव। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेम अगर मैं बोलूं ये हो गया मेरा वोल्टेज और ये हो गई मेरी करंट, यानी करंट मेरी क्या कर रही है, करंट मेरी लैग कर रही है। और मान लेता हूं मेरा प्योर इंडक्टर है, तो प्योर वाले केस में 90 डिग्री लैग करेगी, तो सर्किट मेरा क्या होता है, इंडक्टिव, सही है। सेम अगर मैं आपसे बेटा बोलूं ये मेरा वोल्टेज है और ये मेरी करंट है, सही है, तो यहां मेरी करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, यानी मेरा सर्किट क्या होगा, कैपेसिटिव, सही है। एक मेरा रेजिस्टिव वाला केस हो गया, एक इंडक्टिव वाला केस हो गया और एक बेटा मेरा कैपेसिटिव वाला केस हो गया, ठीक है। यहां पे कहानी क्या थी कि अगर इंपेडेंस है, अगर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो सिंपल आपका रेजिस्टेंस होता है, सही, उसमें आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस नहीं होता, होता भी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव कैपेसिटेंस को कैंसिल आउट कर देता है, सही है। जो कि एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात, तो अल्टरनेटिंग करंट में कहानी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट में आपका रेजिस्टेंस भी होता है, आपका इंडक्टेंस भी होता है, आपका कैपेसिटेंस भी होता है, ठीक है, तभी आपका इंपेडेंस पिक्चर में आता है। लेकिन बेटा अगर
डीसी की बात करते हैं तो डीसी में कहानी क्या होती है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, ना ही इंडक्टेंस होता है, ना ही कैपेसिटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर मैग्नेटिकली coupled circuit shown below if L1, L2 and M are 1 Henry, 0.25 Henry, 0.4 Henry respectively। ए पार्ट दे रखा है 0.2, बी दे रखा है 0.5, सी दे रखा है 0.8, डी दे रखा है 0.9। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर मैग्नेटिकली coupled circuit shown below if L1, L2 and M are 1 Henry, 0.25 हेनरी, 0.4 हेनरी रेस्पेक्टिवली। ए है आपका 0.2, बी है आपका 0.5, सी है 0.8 और डी है आपका 0.9। तो देखिए सर्किट बना दे रहा हूं। सर्किट आपका क्या दे रखा है, ये आपका बेटा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद बेटा ये आपका एक इंडक्टेंस है, ठीक है। फिर आपकी एक कॉइल हो गई, फिर आपके एक कॉइल है, फिर ये L1, ये L2, ये M, ठीक। अब देखिए यहां पे आपको बेटा क्या क्या डेटा गिवन है। यहां पे आपको L1 की वैल्यू क्या गिवन है, L1 है बेटा आपका 1 हेनरी। सेम अगर मैं बात करूं L2 तो L2 है आपका 0.25 हेनरी, और सेम अगर मैं M की बात करूं तो M है आपका 0.4 हेनरी, ठीक है। ये आपको डेटा गिवन है इफ L1, L2 एंड M आर 1 हेनरी, 0.25 हेनरी, 0.4 हेनरी रेस्पेक्टिवली। अच्छा यहाँ पे L1, L2, M है क्या, L1 है बेटा आपका, L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, सही है। L2 आपका बेटा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। ऐसे आपका M क्या है, M है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल 1 एंड कॉइल 2, ठीक है। तो यहां पे आपकी दो वाइंडिंग्स आपको शो हो रही हैं, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के आपका क्या होता है, सिंपल M अंडर रूट L1 L2, ठीक है। यहां पे M की बात करूं तो M आपका क्या है, M है आपका 0.4, ठीक है। अगर L1 L2 की बात कर लेते तो L1 L2 आपका क्या है, L1 है आपका 1 और ये है आपका 0.25। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं या फिर एक सेकंड करना तो पड़ेगा ही बेटा। ये जो सॉल्व होकर आएगा 0.4 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 इंटू 0.25 इक्वल टू 0.8। ये आपका सॉल्व होकर आएगा 0.8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होगा, आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके इस सीरीज में बेटा हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं और हर सब्जेक्ट से इंक्लूड कर रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एस्टिमेशन कॉस्टिंग पे आ गए। द रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, ए है आपका फेरस मटेरियल, बी है आपका नॉन फेरस मटेरियल, सी है आपका डाइलेक्ट्रिक्स, डी है आपका एनी ऑफ द अबव। रिपीट कर रहा हूं, द रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, ए है आपका फेरस मटेरियल, बी है आपका नॉन फेरस मटेरियल, सी है आपका डाइलेक्ट्रिक्स और डी है आपका एनी ऑफ द अबव। सही, तो देखो एस्टिमेशन क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली आपकी जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो कभी भी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए यूज नहीं होती है। सही, मतलब जो आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, सही, तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वहां पे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज कभी भी नहीं करते हैं।
ठीक है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे बेसिकली आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है क्या? रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स टुगेदर बाय द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द जंक्शन ऑफ द टू मेटल्स। तो मैं डेफिनेशन से लिख दे रहा हूं, या अपने नोट्स आप मेंटेन करिएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग is the process of ज्वाइनिंग। इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बेटा क्या ज्वाइन करेंगे? ज्वाइनिंग टू मेटल। सही, दो मेटल ही होंगे आपकी, जैसे ये आपकी दो मेटल्स हैं अलग अलग, इन्हें हम ज्वाइन कर रहे हैं। सही है, ज्वाइनिंग टू मेटल्स टुगेदर बाय द ज्वाइनिंग टू मेटल्स टुगेदर by the heat produced due to current flow through the resistance welding is the process of joining two metals together by the heat produced due to current flow through the junction। जो जंक्शन पे आपकी करंट फ्लो करेगी दो मेटल से, थ्रू द जंक्शन ऑफ टू मेटल। सही है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उसके अलावा एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये जो आपका चीज होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर फेरस में भी आप यूज कर सकते हो, चाहे फेरस मटेरियल हो एज वेल एज आपका नॉन फेरस मटेरियल्स हो। सही, लेकिन डायरेक्टिक के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज्ड, या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी used for resistance welding can be used for ferrous material as well as non-ferrous materials, but not use for डाइलेक्ट्रिक्स। देखो ये पॉइंट्स मैंने बेटा इसलिए लिखे हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आप अपने नोट्स बना रहे हो उन नोट्स में सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस आपके हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर के लास्ट के दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये दोनों भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. A MOSFET can be used as, ए ऑप्शन है बेटा आपका रजिस्टर, बी है आपका कैपेसिटर, सी है स्विच और डी है बेटा आपका ऑल ऑफ द अबव। रिपीट कर रहा हूं, ए MOSFET कैन बी यूज्ड एज, ए है बेटा आपका रजिस्टर, बी है कैपेसिटर, सी है स्विच और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा MOSFET एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और MOSFET के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। अगर MOSFET है, बेसिकली MOSFEट आपको होता है क्या? ये होता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFEट, कई बच्चों को इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है, मेटल ऑक्साइड फील्ड
सॉरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सही, मॉसफेट आपका क्या होता है, ये सिंपल आपका होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बेसिकली इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मॉसफेट द मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस which is widely used for switching and amplifier इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। सही, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उसमें जो आपका स्विचिंग का जो मकसद होता है और आपका जो एम्पलीफाइंग का होता है उसमें आपका ये वाइडली यूज होता है। सही है, तो ट्रांजिस्टर इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस which is widely used in switching and which is widely used in switching and amplifying electronic signal in इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, उसके तो स्विचिंग के लिए तो ये आपका यूज होता ही है। उसके अलावा क्या होता है, जो मॉसफेट होता है कैन ऑपरेट एज अ स्मॉल सिग्नल रजिस्टर। स्मॉल सिग्नल रजिस्टर की तरह हम इसका यूज कर सकते हैं इफ इट्स जो उसका गेट होता है और ड्रेन उन्हें आप शॉर्ट कर दो। सही है, मॉसफेट कैन ऑपरेट एज अ रजिस्टर, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मॉसफेट कैन ऑपरेट, और कौन सा रजिस्टर, ये आपका होता है स्मॉल सिग्नल रजिस्टर, ऑपरेट एज ए स्मॉल सिग्नल रजिस्टर इफ, यहां पे दो चीजें होंगी आपके, तो गेट होगा, दूसरा आपका क्या होगा, ड्रेन होगा। इन दोनों का आप शॉर्ट कर दो। इफ गेट एंड ड्रेन आर शॉर्टेड, अगर गेट और ड्रेन को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो आप इसका एज ए स्मॉल सिग्नल रजिस्टर यूज कर सकते हैं। और मॉसफेट को आप कैपेसिटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंडीशन मैं आपको बताता हूं, मॉसफेट कैन यूज एज ए कैपेसिटर। सही, तो इसी कंडीशन क्या होती है आपकी, अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं कि मॉसफेट का यूज आप कैपेसिटर की तरह कब कर सकते हैं, जब आपका ड्रेन हो गया, सही, आपका सोर्स हो गया और आपका बल्क यानी बॉडी, ये तीन जो हो गया, व्हेन गेट हो गया एक तो आपका, ठीक है, फिर आपका ड्रेन हो गया एंड बल्क माने बॉडी। सही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपका गेट हो गया, उसके अलावा आपका सोर्स हो गया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक तो आपका गेट हो गया, गेट के अलावा सॉरी जो मॉसफेट है उसे आपको कैसे यूज करना है, आपको उसे एज अ कैपेसिटर यूज करना है। तो ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, बॉडी हो गया। सही है, ड्रेन हो गया, सॉरी सोर्स में लिख दे रहा हूं, यहां पे गलत लिख दिया था, सोर्स, ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया और बॉडी हो गया। सही, आर शॉर्टेड दिस एट एज, अगर इन तीनों को आप शॉर्ट कर देते हो, सही, अगर आप इन तीनों को शॉर्ट कर देते हो तो उसकी जो एक वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये आपकी तरह बिहेव करता है, और जो बचा आपका गेट वो आपका दूसरी प्लेट ऑफ कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, बल्ब आर शॉर्टेड एट्स एज ए one plate of capacitor and gate
at as a second plate of capacitor. सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके थे, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉसफेट के थे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन में बोलने में, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, जो कि आज सुबह से ही पढ़ा रहे हैं क्लास में। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ी देर बात करेंगे 2-4 मिनट। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, what happens to collector current when the ammeter base junction of transistor becomes reverse biased? ए ऑप्शन है कलेक्टर करंट स्टॉप्स, बी है बेटा कलेक्टर करंट रिवर्स, सी है आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट हैपन्स टू कलेक्टर करंट व्हेन द अमीटर बेस जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बिकम्स रिवर्स बायस्ड। ए है आपका कलेक्टर करंट स्टॉप्स, बी है आपका कलेक्टर करंट रिवर्स्ड, सी है आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज। सही है, तो आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट आपकी स्टॉप होगी, ठीक है। तो देखो अब इन क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सही, और मैंने आपको एक चार्ट पहले ही बनवाया था, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बनवा दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो कि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मोड की बात करूं, मोड आपके 3 तरीके के हो सकते हैं, 3 या 4 तरीके से। जैसे कट ऑफ मोड हो गया आपका, ठीक है, उसके अलावा आपका एक्टिव मोड हो गया, फिर रिवर्स से एक्टिव मोड हो गया, और चौथा हो जाएगा आपका सैचुरेशन वाला मोड हो गया। बाइसिंग आपकी 3 तरीके की हो सकती है, या तो भाई अमीटर बेस बाइसिंग हो गई, या फिर कलेक्टर बेस बाइसिंग हो गई, या फिर आपकी इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। तो देखिए मैं आपको सही से बता रहा हूँ। मोड आपके क्या होंगे, एक तो आपका हो सकता है कट ऑफ, सही बेटा, एक आपका कट ऑफ मोड हो सकता है। उसके अलावा आपका क्या होगा, एक हो सकता है आपका एक्टिव मोड। एक्टिव मोड के अलावा रिवर्स एक्टिव मोड हो सकता है आपका, रिवर्स एक्टिव। सही है, रिवर्स एक्टिव के अलावा अगर बात करूं तो एक मोड हो सकता है आपका सैचुरेशन। सही है, मोड सही है। अब आपकी मैं बात कर ले रहा हूं अमीटर बेस बाइसिंग के केस में, शॉर्ट में लिख रहा हूं अमीटर बेस बाइसिंग। तो अगर मैं अमीटर बेस बाइसिंग केस में बात करता हूं, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, ये आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं एक्टिव मोड की, तो एक्टिव मोड में क्या होता है, ये आपका फॉरवर्ड होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सही है, रिवर्स एक्टिव मोड में आपका क्या होता है, रिवर्स एक्टिव मोड में ये आपका रिवर्स हो जाता है। सही है, सैचुरेशन वाले मोड की बात करूं तो इसमें आपका क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। सही, तो ये तो आपका हो गया अमीटर बेस बाइसिंग। उसके अलावा कौन सी बाइसिंग होती है, कलेक्टर बेस बाइसिंग, तो वो देख लेते हैं। सही है, कलेक्टर बेस बाइसिंग में बात करता हूं कट ऑफ में, तो कट ऑफ में क्या हो जाता है, ये आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर एक्टिव मोड में बात करता हूं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एक्टिव में भी आपका क्या रहेगा, एक्टिव में भी आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स एक्टिव में क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड। और सेम अगर सैचुरेशन में बात करूंगा तो सैचुरेशन में भी आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है। सेम अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात कर लूं, इसके एप्लीकेशंस कहां कहां है, तो अगर बेटा मोड की बात कर लेता हूं, कट ऑफ मोड की बोर्ड, सही, कट ऑफ मोड की बात कर लेता हूं, तो यह आपका कहां यूज होता है, एज अ ऑफ स्विच, ऑफ स्विच। सेम अगर मैं एक्टिव मोड की बात करता हूं तो ये आपका कहां यूज होता है, एज एन एम्पलीफायर। सही है, अगर मैं रिवर्स एक्टिव की बात करता हूं तो इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, नॉट मच यूजफुल। फिर आपका जाता है सैचुरेशन। सैचुरेशन में आपका क्या होता है, ये आपका ऑन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बेटा आज का लेक्चर था, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम के लिए। सही, मैं आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर अगर आप मेरा देख रहे हो
तो सारी चीज़ें करा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। उसमें ऐसा बिल्कुल सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई सर सब्जेक्टिव क्यों करा रहे हैं, क्योंकि समझो एक क्वेश्चन में आप पे डिपेंड करता है आप किसी क्वेश्चन से कितना गेन करते हो। सही, आप एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। चलिए, कहीं कोई दिक्कत तो मैं यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट करिएगा। आखिरी में मुझे अपने नए यूज़र नए सब्सक्राइबर के लिए 2 बातें बोलनी होती हैं, सिंपल बातें। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही हमारी जेनिक एजुकेशन में हमारा पेड कोर्स भी है। सही, पेड कोर्स हमारा SSC JEE के लिए है, भले ही वो SSC JEE के नाम से, लेकिन आपका कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, सही है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। हमने सब कुछ उसमें कवर करा है। JEE एग्जाम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी है, सिविल का कोर्स भी, मैकेनिकल का बन रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल कोर्स हमारा लगभग 600 घंटे का है। ठीक है, अगर मैं 600 घंटे की बात करता हूँ, 600 घंटे में भी कहानी क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, मैंने ही पढ़ाया है, 100 घंटे से ज़्यादा मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रखा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या है, जैसे पहले बेसिक पढ़ा दिया, उसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया, ट्रांसफार्मर के बाद DC मशीन पढ़ा दिया, DC बाद इंडक्शन पढ़ा दिया, इंडक्शन के बाद सिंक्रोनस पढ़ा दिया, फिर स्पेशल मशीन। अब जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ाया तो ट्रांसफार्मर में क्या है कि लगभग पूरी थ्योरी तो है डिटेल में, फिर लगभग अप्रॉक्सीमेट डेटा बोल रहा हूँ 20 से 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कन्वेंशन वाले क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, उसके अलावा उसमें हमने क्या करा दिया, उसके अलावा हमने 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए। ऐसे कर करके पूरा सब्जेक्ट खत्म करा है। उसके बाद पावर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पावर सिस्टम जैसे एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम हो गया, एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम में आपका क्या है, जैसे सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, या फिर कोरोना हो गया, या फिर आपका अंडरग्राउंड केबल हो गया, या फिर आपका सैग एंड टेंशन हो गया, या फिर आपका इंसुलेटर हो गया, सब कुछ कवर है विद ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके अलावा आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, उसमें जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी आपके रिलेज हैं, जैसे बोकोल्स रिले हो गया, और भी मर्ज पाइप प्रोटेक्शन हो गया, सबको डिटेल में पढ़ा रखा है। और आपका पावर प्लांट भी लगता है पावर सिस्टम में, जैसे आपका भाई वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन हो गया, वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है। उसके अलावा टैरिफ पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करी जाए तो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सारे डिटेल में पढ़ा रखे हैं। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट आपका आ जाता है मेजरमेंट भी 30 से 40 घंटे पढ़ा रखा है दूसरे सर ने। बेसिक इलेक्ट्रिकल 60 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है, एक और सर ने पढ़ाया है। सही, उसके अलावा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करी जाए, मतलब सब्जेक्ट की नहीं, इलेक्ट्रिकल कोर्स की, तो लगभग 600 घंटे से ज़्यादा का है। 500 से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए होंगे और 3 से 4,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशन कराए। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन सीरीज भी है उसमें, मतलब प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसकी हैं, ये सारी चीज़ें बेटा आपकी SSC JEE का जो कोर्स हमारा बनाया हुआ उसकी बातें हैं। पेड कोर्स आप खरीद सकते हो, फिर हमारे जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे हमारे कस्टमर के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो। अदरवाइज हमारे 4 ऑफलाइन ऑफिस हैं। एक तो हमारा कोरबा छत्तीसगढ़ में है, दूसरा ऑफिस हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तीसरा पटना बिहार में है, चौथा प्रयागराज उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। वहाँ ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन में शायद कुछ ज़्यादा डिस्काउंट रहता है, वहाँ से ही बाय कर सकते हो। तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो सीधा आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज नहीं भी लेते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे हमसे कनेक्ट हो। यहाँ तो हम आपको कोशिश कर ही रहे हैं मैक्सिमम प्रोवाइड करने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।